खवातीन का इजलास, खवातीन की मीटिंग का मकसद, जिस तरह कोई टीचर कोई इलेक्शन लड़ता है तो अपनी बिरादरी के तमाम टीचरों के पास, कोई वकील इलेक्शन लड़ता है तो वो वकीलों के पास जाके बोलता है कि भाई मैं तुम्हारा हमजात हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। वैसे ही मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, मैं एक खातून हूँ, इसलिए मैंने पहले अपनी दरख्वास्त जो है वो आप लोगों के पास रखी है। और इसलिए कि औरत का दिल जो होता है वो बहुत नर्म होता है, मोम की तरह होता है। और मैं अपने हालात, अपने साथ जो पस मंज़र है वो आपके सामने पेश करने के लिए आज आप लोगों को जमा की। मैंने इलेक्शन की उम्मीदवारी का ऐलान किया। मालेगांव शहर में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर मेरे सामने शेख रशीद साहब है तो उनके साथ भी बहुत बड़ा ख़ानदान है, अगर मुफ्ती साहब है तो उनके साथ भी बहुत बड़े फिदायीन होंगे, लेकिन मैं अकेली हूँ। ख़ानदान के नाम पर न मेरे वालिद हैं, न मेरे भाई हैं, न कोई बहन है, लेकिन मैं आप लोगों के भरोसे पे, उस भरोसे पे कि जिस भरोसे पे आप लोगों ने 6 जनवरी को NRC के जुलूस में शिरकत करके हमारी इज्जत अफजाई की थी, और इतना बड़ा जुलूस निकाला था, न सिर्फ मालेगांव, न महाराष्ट्र, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जुलूस मालेगांव शहर में खवातीन का निकाला गया था। ये कारनामा भी आपका, उस यकीन पर, वो यकीन पर कि जब आसपा मासूम बच्ची के साथ सरपसंदों ने उसको मंदिर में बंद करके रखा, उसके साथ बेहुरमती की, उसकी इज्जत लूटी, उस वक्त भी हमने एहतजाज किया। आप खवातीन के साथ मिलकर चूड़ियां जमा की और वो चूड़ी दिल्ली सरकार मोदी को भेजी कि तुम्हारे हुकूमत में आज एक बेटी की इज्जत महफूज नहीं है, इसलिए ये हुकूमत करने का हक तुमको नहीं है, तुम चूड़ियां पहन लो। चूड़ी वाली औरतों ने उनको चूड़ियां भेजी, तब भी आपने मेरा साथ दिया। जब मणिपुर का वाकया हुआ, ये मालेगांव शहर है जो जात बिरादरी से दूर ऊपर उठ के सोचता है, खास तौर पर खवातीन। जब मणिपुर में 2 औरतों को बरहना करके रोड पे चलाया गया फसाद में, उसकी मजम्मत करने के लिए भी हमने यहाँ एहतजाज किया, मेरी माँ बहनों ने एहतजाज किया। और हम ये नहीं जानते थे कि मणिपुर में जो औरत को बरहना चलाया गया था वो हिंदू थी, मुसलमान थी, ये क्रिश्चियन थी। हमको सिर्फ इतना पता था कि वो एक औरत थी, और औरत की इज्जत, उसको बचाना, उसको ढांकना, उसकी हिफाजत करना, ये सारी औरतों के लिए फर्ज है। ये गुस्सा दिखाने के लिए मालेगांव शहर की औरतें जमा हुई। जब एक मासूम बच्चे मोहम्मद कैफ का कत्ल हुआ और उस कत्ल की मजम्मत के लिए मालेगांव शहर की औरतों ने मेरे साथ मिलकर एक कैंडल मार्च निकाला। वो ताकत, वो खवातीन की मोहब्बत, इज्जत, तुम्हारा जमा होना बार बार मुझे इस बात का सबूत दे रहा था कि मालेगांव की औरतें मेरे साथ हैं। जब हमने लाडली बहन का फॉर्म भरा समाजवादी ऑफिस पर, तो मैं ये मानती हूँ कि बाकी कई पार्टी के लोगों ने अपनी ऑफिस से फॉर्म भरा, लेकिन सबसे बड़ी तादाद समाजवादी पार्टी की ऑफिस पर थी। उसकी वजह थी कि लोगों को इस बात का यकीन था कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ काम सही होता है, क्योंकि ये लोग निहाल अहमद के मानने वाले हैं। निहाल अहमद वही है जिसने हमको 42,000 पीला कार्ड बनाकर दिया था, वो भी मुफ्त में। और आप लोग हजारों रुपया खर्च कर लेते हैं, लेकिन पीला कार्ड बनता नहीं है। तो ये यकीन था औरतों को, और जो मर्द उनको ऑफिस पर छोड़ के जाते थे उनको इस बात का यकीन था कि हम जिस ऑफिस में हमारी घर की बहन को
मालेगांव शहर में जितनी बस्तियां भी बसी है वो साथी निहाल अहमद ने लोगों को बसवा कर दी। और न सिर्फ अतिक्रमण में नहीं बसाया, लोगों को घर बना के उनके घर का मालिक कागजात के साथ बना कर दी। ऐसा कोई एक लीडर नहीं गुजरा। बता दो कि शेख रशीद खान वादे ने या मुफ्ती इस्माइल साहब ने किसी एक गरीब की बस्ती बसाई है क्या? आज आप लोग देखते हैं, अरे नदी के पास जो लोग रहते हैं प्लॉट लेके अपने रहते हैं, जब घरों में पानी भर जाता है, नदी ओवरफ्लो होती है, उनके घरों के जो साजो सामान लूटे बह जाते हैं, उसके बावजूद भी उनकी मदद करने कोई रहनुमा नहीं आता। लेकिन साथी निहाल अहमद ने अपने लोगों को, चाहे सर्वे नंबर 57 से लेके गुलशेर नगर तक, निहाल साहब ने अपने लोगों को, जो लोग खानदान से आए थे, जो लोग यूपी से आए थे या जो लोग मराठवाड़े से आए थे, उनको घर बसाने का काम किया। और मालेगांव शहर के दोनों इतराफ में एक जमूर स्कूल और एक टीएम स्कूल को बनाया, ताकि जो लोग यहाँ आबाद हैं, वो गरीब हैं, उनके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए स्कूल का तालीम का इंतज़ाम होना चाहिए। मैं आप लोगों के सामने दरख्वास्त करने खड़ी हूँ कि मैं साथी निहाल अहमद के इंतकाल के बाद, मैं बुलंद इकबाल की जवानी में इंतकाल के बाद अकेले औरत होकर हिम्मत कर रही हूँ इलेक्शन लड़ने की, इस उम्मीद से कि मालेगांव शहर की हर औरत मेरी बहन, मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी मानकर इलेक्शन में मेरा साथ देंगी। इस उम्मीद के साथ मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। मालेगांव शहर में जो सिविल हॉस्पिटल औरतें और बच्चों के हिफ्ज़ान सेहत के लिए बना था, उसको मुफ्ती इस्माइल की नाअहली की वजह से दादा मुझे उस तरफ लेकर गए। देखो, आज एक डिलीवरी का अगर मामला आता है, अगर ऑपरेशन का उसके ऊपर मामला आ जाता है, तो एक घर की इतनी कैफियत नहीं होती कि 25-30-50 हज़ार रुपये कोई ऑपरेशन के लिए खर्च करे। वो सरकारी हॉस्पिटल में ही जाती हैं, और जब सरकारी हॉस्पिटल में जाती हैं तो वहाँ बोलते हैं इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, इनका तीसरा सीजर है, इनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हुआ था, कोई और ऑपरेशन भी हुआ था, बच्चा बहुत कमज़ोर है, इसको हम लोग रख नहीं सकते, तो धूलिया भेजते। और धूलिया जाने के बाद जो लोग अलग रहते हैं, एक फैमिली, एक मियाँ बीवी अपने 2-4 बच्चों को लेकर एक घर में रहती है, अगर औरत को ऑपरेशन के लिए धूलिया जाना पड़े तो वो बच्चों को कौन संभालेगा, उस घर को कौन संभालेगा? तो लोग कोशिश करते हैं कहीं से चंदा जमा करके, यही प्राइवेट हॉस्पिटल में चंदा जमा करके, रो धो के, उधार सुधार करके अपने बहू का, अपनी बेटी का ऑपरेशन करवाते हैं। लेकिन अगर ये 100 बेड का हॉस्पिटल सटाना दवाखाने में नदी के उस पार नहीं मुफ्ती इस्माइल जाने देते, तो मालेगांव शहर की बहनों को, बेटियों को अपनी डिलीवरी के लिए धूलिया नहीं जाना पड़ता। और उसमें तुर्रा ये था कि वो हॉस्पिटल तो उन्होंने गंवा दिया, पता नहीं क्या बोल के सौदेबाजी की, क्या उनका जाती फायदा उठाया। और उसके बाद जो सिविल हॉस्पिटल में जो औरतों का डिलीवरी वार्ड था, उसको भी बंद करने का नासिक से ऑर्डर आ गया। और हारून अंसारी हॉस्पिटल में अब ऐसा है कि मालेगांव शहर में अली अकबर हॉस्पिटल था, वाड़िया हॉस्पिटल था, लेकिन अब वो दोनों हॉस्पिटल बंद हो गए, सिर्फ हारून अंसारी हॉस्पिटल चल रहा। वहाँ जाके दादा भूसे और कमिश्नर, कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने जाके कहा कि जो लोग यहाँ आते हैं डिलीवरी के लिए, ऑपरेशन के लिए, और वो सीरियस होते हैं, तो उनको महिला सटाना रोड हॉस्पिटल पे मत भेजना। ये बिल्कुल गैर इंसानी हरकत थी। क्यों? और उनको डायरेक्ट तुम धूलिया रेफर करो। जब हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि ये लोग इस तरह की साजिश कर रहे हैं कि अपना हॉस्पिटल जो हमसे छीन कर बनाए हैं, हम मजदूरों और गरीबों से छीन के बनाए, वहाँ पर वो हमको इलाज
वैसे ही चलेगा। मान लो अगर तुम्हारा सिविल हॉस्पिटल पर हमारा ये जज की और डिलीवरी वार्ड बंद हो जाता तो जो लोग वहाँ ऑपरेशन करने औरतें जाती हैं उनको धूलिया जाना पड़ता, और धूलिया जाने के बाद जब लोग जाते हैं तो उनको कुछ मालूम नहीं होता, किसी न किसी एजेंट को ढूंढते हैं, कोई अपना नहीं होता, दवा गोली सही मिल रही है कि नहीं, इलाज हो रहा है कि नहीं, ये नहीं समझता। लेकिन आप लोगों की दुआ के साथ हम लोगों ने कोशिश की और जिसमें अल्लाह की मदद से हमको कामयाबी हुई। मैं अपने कुछ अज़्म, अपने कुछ जो मेरी सोच है, जिस बिना पर मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, वो आपके सामने रखने के लिए खड़ी हूँ। मालेगांव शहर में आप देखेंगे कि गटरों का निज़ाम क्या हो गया। आप लोग ज़्यादातर जिस इलाकों से आए हो वहाँ बारिश तो जाने दो, जब नल आता है ना तो गटर का गंदा पानी सड़कों पर बहता है कि नहीं? तो ये गंदा पानी जो सड़कों पे बहता है ना, तो ये याद रखो हम मुसलमान हैं, मुसलमान का निस्फ ईमान जो है वो सफाई है। ये शहर मस्जिदों का और मीनारों का है, यहाँ गटर का पानी सड़कों पे बहता है। यहाँ का एमएलए एक आलिम, हाफिज और बहुत मजहबी किताबें पढ़ने वाला है। यहाँ की मेयर वो भी मुसलमान है, जो जिनको ईमान समझता है। इसके बावजूद कोई कोशिश नहीं किया कि गटर का पानी जो गंदा सड़कों पे बहता है इसको अपने जूतों में, चप्पल में लगा के लोग मस्जिद में जाते हैं, अपने घर में जाते हैं। क्या हो गया उनका ईमान? कहाँ के हैं ये आलिम और आमिल जो ये नहीं समझते कि हमारा निस्फ ईमान तो गटर के पानी में ही खत्म हो गया। ये जवाब मांगना है। जब तुम्हारे पास कोई और मांगने आता है तो उनसे पूछो, तुम बहुत बोल रहे हो ना, तुम बहुत बड़े आलिम हो, जब निस्फ ईमान हमारा गंदा हो रहा है सड़कों पे, तो जब कहाँ था तुम्हारा ईमान? जब कहाँ थी मजहब की बातें? यहाँ जो कुछ लोग बैठे हैं, मैं साबिर भाई की वालदा को देख रही हूँ, यहाँ वसीम भाई की वालदा बैठी हुई है, बाकी मैं ज़्यादा लोगों को शायद यहाँ और कुछ लोग जो 12 नवंबर में गिरफ्तार हुए, इनके बेटे 11 महीने जेल में रहे। उस वक्त मेरे शौहर भी जेल में थे, वो जेल में रहे। इनसे पूछ लो कि शान हिंद के अलावा तुम्हारे बारे में पूछने के लिए तुम्हारे बेटों को जेल में मिलने के लिए या तुम्हारे लिए कोर्ट में शान हिंद के अलावा कौन गया? मेरा शौहर जेल में था, मेरे पीछे कोई मेरे बचाव के लिए नहीं था, लेकिन मुझे मालूम था कि ये लोग तालीमी तौर पे कमज़ोर है, कानून नहीं समझते, गरीब हैं, इनको वकील की मदद चाहिए। इनके घर का जब नौजवान जेल में है तो इनके घर की कफालत मुश्किल है। जिन जिन लोगों को मेरी ताकत के मुताबिक मदद मैं कर सकती थी, मैंने उनके घरों में जाके उनके राशन भरा ताकि उनकी कफालत हो। अगर उनकी कफालत हो मुश्किल हो जाती। मेरे वालिद ने एक बार मुझे कहा था कि जब रोजगार बंद हो जाता है तो औरतें गलत काम के लिए अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती, आवारगी बढ़ती है। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों के घरों में अनाज रहे, किसी का बच्चा भूखा न सो। तो मैंने कोशिश की कि लोग अपने घर में कम से कम पेट भर लें कि इतना तो खा ले, और मेरे अलावा किसने कोशिश की? उल्टा जब जब जमानत की बारी आ रही थी, कोर्ट में तारीख हो रही थी, तो कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इनको फंसा रहा। ये नौजवान 11 महीने जेल में रहे। जो नौजवान जेल में रहे उनसे जाके पूछो कि जेल में कौन सियासी लीडर उनसे मिलने आया था? सिर्फ शान हिंद और मुस्तकीम ही थे जो जेल में उनके पास मिलने गए थे। हम उनके साथ न सिर्फ मालेगांव की कोर्ट बल्कि यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक उनके साथ रहे। ये कोई एहसान नहीं किया, ये शहर का एहसान है हम लोगों पे कि मालेगांव शहर में निहाल अहमद को निहाल साथी निहाल साहब बनाया। वही एहसान को मानते हुए जहाँ जहाँ हमारी कोशिश होती है कि हम मदद कर सकते हैं, हम लोग मदद करते हैं। मैं इस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रही हूँ कि आज तालीम का देना अपने बच्चों को बहुत मुश्किल हो गया। सब चाहते हैं कि मेरे बेटी मेरे बेटे तालीम
आज खंडर हो गई है, लेकिन पहले वो आलीशान थी। वहां पर पढ़े हुए लोग डॉक्टर बने, वकील बने, टीचर बने। वो प्राइमरी स्कूल को दोबारा शानदार बनाऊंगी और जो पहली से लेकर 7वीं तक का निजाम है उसको पहली से लेकर 10वीं तक करवा दूंगी, ताकि गरीब का बच्चा, गरीब की बच्ची कम से कम 10वीं तो पढ़ ले। और 10वीं के बाद जो होता है ना, वो मेरिट बेस पे होता है। अगर बच्चा सही है तो ना उसको गुर्बत रोक सकती है, ना उसको घर की कमजोरी रोक सकती है। काबिलियत को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैंने ये आज़्म किया है कि जिस तरह मालेगांव शहर में तुम लोग लाडली बहन के लिए 1500 के लिए लंबी लंबी लाइन लगा रहे थे, और केवाईसी के लिए रात को 12 बजे से 1 बजे से खवातीन बैंकों के चक्कर काटती थी, बैंकों में बैठी रहती थी। तुम ये समझ लो वो कौन सा इलाका था, आउटर का हिस्सा, जहाँ पे दादा भूसे का राज चलता है। वो दादा भूसे जो हिंदुत्व के नाम पे शिवसेना को छोड़ के बीजेपी के साथ गए, ऐसी जगह पर जहाँ रात को तुम तुम्हारे बच्चों को, अपने शौहर को मना करते हैं कि नदी के उस पार मत जाना, टेंशन हो जाएगा। अगर कोई मसला है, फसाद का जैसा कोई डर है, तो तुम नदी के उस पार जाने को लोगों को मना करते हो। लेकिन वही औरतें पुरका लगा के लंबी लंबी लाइन में रातों रात भर बैठी। उसकी वजह है ये शहर का नाकारा एमएलए, जिसने मालेगांव शहर में जो बैंक थी उसको आगे बढ़ाने की बजाय, उसकी ब्रांच बढ़ाने की बजाय, ये जो बनी बनाई यहाँ की बैंक थी वो नदी के उस पार चली गई। और ये रोक नहीं पाए, ये रोके नहीं, बल्कि दादा भूसे के सर का कचरा साफ करते रहे। ये नाअहल की वजह से आज मेरी कौम की माओ को, बहनों को रात रात भर नदी के उस पार केवाईसी के लिए बैठना पड़ा। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो तुम लोगों के लिए घर बैठे रोजगार मिले, ऐसी कोशिश मैं करूँगी। चाहे वो तालीम याफ्ता औरत हो, चाहे वो गैर तालीम याफ्ता औरत हो, तुमको घर में बैठ के रोजगार मिले। जरूरी नहीं कि हम ये 1500 की भीख ले। अगर हमारे अंदर ताकत है, हम मेहनत कश हैं, तो हम दिन रात मेहनत करेंगे, 15,000 रुपये कमाएंगे। कम मेहनत है तो 5,000 कमाएंगे। लेकिन हम किसी दूसरे के दरवाजे पे रात रात भर बैठ के भीख नहीं मांगेंगे। हमारे अंदर ताकत है, हम काम करेंगे। और पहले भी मालेगांव शहर की औरतें काम करती थी। घर में बैठ के तुमको रोजगार मिले, इसकी मैं कोशिश करूंगी। और सबसे अहम है तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़। जब तुम्हारे घर का कोई मर्द शहर से बाहर जाए तो तुमको इस बात का डर ना हो, तुमको इस बात का डर ना हो कि ट्रेन में उनके साथ कोई हादसा हो जाएगा, बस में उनके साथ कोई हादसा हो जाएगा, या 12 नवंबर के जैसा कोई वाकया हो जाएगा, या गढ़ की यात्रा में जब यात्री यहाँ से जाएंगे तो हमारी दुकानों पर, मकानों पर पथराव न करे। ये सारी हिफाजत का काम मैं तुम्हारे यहाँ से चुन के आने के बाद करूंगी, ये वादा करती हूँ। और ये वादा निहाल अहमद की बेटी कर रही है, वो निहाल अहमद जिन्होंने ताजिए के जुलूस में, जब ताजिए का रास्ता रोका गया और गणपति की डेकोरेशन जानबूझ के बनाया गया कि इस शहर में फसाद हो, उस वक्त साथी निहाल अहमद ने अपने कांधे पर ताजिया रख कर डेकोरेशन की दीवार को लात मार के ताजिया को पार किया था। उनकी बेटी तुमसे ये वादा कर रही कि इस शहर का अमन व अमान मैं कायम रखूंगी तुम्हारी ताकत से। इतना बड़ा जुलूस हमने निकाला था एनआरसी का, एक छोटा सा भी वाकया हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? क्यों? ले जाने वाले कौन थे ये जानते थे लोग। हमने इतना बड़ा मणिपुर की रैली निकाली, कोई वाकया नहीं हुआ। हमने इतनी बड़ी रैली मोहम्मद कैफ के लिए निकाली, कोई वाकया नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि जो कानून को समझता है उससे पुलिस डरती है, और पुलिस जब डरती है ना तो कोई फसादी नहीं आता। कहीं ना कहीं जब पुलिस खुला छोड़ देती है वहीं फसादी आती। तो आपके रोजगार का, आपके बच्चों की तालीम का और आपके तहफ़्फ़ुज़ का, और साथी निहाल अहमद साहब हमेशा कहते थे कि हमको 11,000 कॉलोनी में मत भेजो। हम, तुम चाहते हो ना कि हम पक्के मकान में रहें, तो
ये सारी बस्ती लेआउट बिन खेती नहीं, किसी के पास 7/12 का उतारा नहीं है, एक उतारे पे 8-8, 10-10 लोगों का नाम। उसकी वजह से क्या होता है मालूम, जब कारपोरेशन में तुम गटर नल और रोड के लिए जाते हो ना, तो लोग ये बोलते हैं कारपोरेशन के कि तुम्हारा इलाका लेआउट बिन खेती नहीं। गुंठेवार का कानून दोबारा लाना, ताकि कोई बाहर का एमएलए आके ये न बोले कि मालेगांव शहर में लैंड जिहाद हो रहा है। अगर तुमने इस बात को मामूली समझा ना कि तुम बिना लेआउट बिन खेती के घर पे रह रहे हो, तो समझ लो कि कोई योगी जैसा चीफ मिनिस्टर मालेगांव में आ गए ना, तो तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चला देगा उसकी हिफाजत के लिए। हम लोग हर परचेज से और गुंठेवार के कानून के जैसा कोई कानून लाके आपको दोबारा अपने घर का मालिक लेआउट बिन खेती करके बनाने की कोशिश करेंगे। ये वादा मैं आप लोगों से कर रही हूँ। मैं आप लोगों से इस बात की अपील करती हूँ कि आने वाले इलेक्शन में मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई फौज नहीं है, मेरे साथ सामने एक गुंडे इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक मजहबी तलवार चला रहे हैं। इन सब के बावजूद मैं तुम्हारी ताकत पर इलेक्शन लड़ रही हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम तुम्हारी बहन को, तुम्हारी बेटी को इस इलेक्शन में रुसवा नहीं होने देंगे। और 29 तारीख को, ये जो आने वाली 29 तारीख को मैं मल्ले की मस्जिद नयापुरे से इलेक्शन का नॉमिनेशन फॉर्म भर रही, ये उम्मीद के साथ कि मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी छोटी बहनें मेरा साथ देंगी। देंगी ना मेरा साथ? देंगी ना मेरा साथ? आपके उठे हुए हाथ मेरे लिए शर्त की बात है। मैं इस बात का यकीन मानती हूँ कि साथी निहाल अहमद साहब का जिस तरह आप लोगों ने साथ दिया, आने वाले वक्त में भी आप मेरा साथ देंगे। और इंशाअल्लाह 23 नवंबर को हम ख़वातीन, जहाँ तुम मर्दों के पास तुम्हारे दिल की बात करने नहीं जा सकती, तुम्हारी परेशानी नहीं बता सकती, लेकिन अगर एक खातून एमएलए बनकर आएगी तो तुम अपने दिल की बात, तुम्हारे मसाइल, तुम्हारे घरेलू मसाइल, तुम्हारी तमाम परेशानी बआसानी मेरे पास आकर बोलोगी और इंशाअल्लाह उसको हल करने की कोशिश मैं करूँगी, इस दुआ के साथ कि आने वाले वक्त में अल्लाह ताला मालेगांव शहर के लिए एक बेहतर